वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स गुप्ता जी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। आज डेली न्यूज़ एनालिसिस के तहत 9 फरवरी 2025 को हम लोग दो टॉपिक्स को देखेंगे। पहला टॉपिक है श्रीलंका की निजातीय समस्या का समाधान और भारत की भूमिका, और दूसरा टॉपिक्स हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि भारत का कार्यबल एआई के प्रति असुरक्षित है कैसे। ठीक है, तो दोनों टॉपिक्स को एक एक करके देखते हैं। पहला टॉपिक्स जो है ये जो है भारत और श्रीलंका के संबंधों से संबंधित है और तमिल समस्या का समाधान से संबंधित है। ठीक है, तो देखते हैं एक एक करके। श्रीलंका में निर्यातीय समस्या के समाधान और भारत की भूमिका। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, भारत और इसके पड़ोसी संबंधों से संबंधित ये टॉपिक्स है। ठीक है, अभी भारत ने हाल ही में क्या किया है, भारत द्वारा जाफना सांस्कृतिक केंद्र का नाम बदल करके जाफना त्रुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र रखने से श्रीलंका के साथ भारत के संबंध मजबूत हुए हैं। ठीक है, तथा इसमें जाफना शब्द को आरंभ में हटा दिए जाने पर तमिलों की चिंता का समाधान किया गया है। ठीक है, अब इसकी ऐतिहासिक संदर्भ क्या है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक, तो ऐतिहासिक संदर्भ में श्रीलंका की निजातीय समस्या, तो औपनिवेशिक युग, ब्रिटिशों ने प्रशासनिक और शैक्षिक अवसरों में तमिल अल्पसंख्यकों को तरजीह दी, जिससे सिंगली बहुसंख्यकों में असंतोष उत्पन्न हुआ। अब स्वतंत्रता के पश्चात स्वतंत्रता, श्रीलंका की स्वतंत्रता 1950 ईस्वी में मिली थी। ठीक है, तो देखिए स्वतंत्रता के पश्चात 1956 ईस्वी के सिंगली अधिनियम और तमिल बहुल क्षेत्रों के राज्य प्रायोजित उपनिवेशीकरण जैसी नीतियों ने तनाव को और बढ़ा दिया है। ठीक है, फिर क्या होता है, इसी इसी की एक प्रतिक्रिया स्वरूप एक संगठन का गठन होता है जिसका नाम लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम है। तो उसके बारे में अब हम लोग देखेंगे। लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम यानी एलटीटीई का गठन 1970 ईस्वी के दशक में हुआ था। इसने एक स्वतंत्र तमिल राज्य की मांग की, जिसके परिणाम स्वरूप एक लंबा और क्रूर गृह युद्ध चला जो 2009 तक चला। श्रीलंका का संविधान के बारे में अब हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे कि श्रीलंका के संविधान में क्या प्रावधान किया गया। ठीक है, श्रीलंका के संविधान 1948 ईस्वी का 16वीं संविधान और 1972 एवं 1978 के दो रिपब्लिकन संविधानों का मसौदा तैयार किया गया, जो ब्रिटिश, अमेरिकी और फ्रांसीसी शासन प्रणालियों पर आधारित था। ध्यान दीजिएगा, अब श्रीलंका संविधान में 13वां संशोधन हुआ। इसे 1987 ईस्वी के भारत श्रीलंका समझौते के भाग के रूप में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, जिसका उद्देश्य प्रांतीय परिषदों को शक्तियां हस्तांतरित करना था, जिससे तमिल बहुल क्षेत्रों को अधिक स्वायत्तता प्रदान की जा सके। हालांकि इस संशोधन का पूर्ण कार्यान्वयन अभी भी अधूरा है। ठीक है, अब महत्वपूर्ण मुद्दे क्या हैं, देखिए ये क्यों लाया गया था, इसका महत्वपूर्ण मुद्दा क्या था। पहला, राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात कही गई थी। दूसरा क्या था कि भूमि एवं संसाधनों के आपस में उसका वितरण। ठीक है, और तीसरा था भाषा और पहचान की बात। तो तीनों को एक एक करके हम लोग देखेंगे। पहला हो गया राजनीतिक प्रतिनिधित्व। ठीक है, तमिल समुदाय लंबे समय से अधिक राजनीतिक स्वायत्तता और प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे थे। ठीक है, 13वें संशोधन का उद्देश्य प्रांतीय परिषदों को शक्तियां सौंपना था, लेकिन इसका आंशिक क्रियान्वयन ही हो पाया है, जिसके कारण शिकायतें जारी है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग भूमि संसाधन, भूमि एवं संसाधन, भूमि अधिकारों एवं संसाधनों तक पहुंच से संबंधित विवाद संघर्ष का केंद्र है। तमिल क्षेत्रों में राज्य प्रायोजित बस्तियां एवं भूमि पर सेना के कब्जे ने तनाव को बढ़ा दिया है। ठीक है, आगे देखेंगे भाषा और पहचान की क्या समस्या थी। ठीक है, भाषा एवं पहचान, भाषा नीतियाँ और सांस्कृतिक अधिकार महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। तमिल पहचान को सुरक्षित रखने के लिए सिंहली के साथ साथ तमिल को भी अधिकाधिक भाषा के रूप में मान्यता देने और बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब समाधान के रास्ते क्या खोजेगा इन समस्याओं का, तो देखिए समाधान का रास्ता 13वां संशोधन का पूर्ण क्रियान्वयन हो सकता है। ठीक है, इसका समाधान का रास्ता क्या हो सकता है, 13वें संशोधन का पूर्ण कार्यान्वयन। भारत ने लगातार श्रीलंका से 13वें संशोधन के पूर्ण कार्यान्वयन के लिए तत्काल और विश्वसनीय कार्रवाई करने और प्रांतीय परिषद के चुनाव शीघ्रता से कराने का आग्रह किया है, जिससे तमिल समुदायों को अधिक स्वायत्तता और राजनीतिक आवाज़ मिल सके। भूमि सुधार के बारे में क्या कहा गया है कि भूमि सुधार, भूमि विवादों का समाधान करना तथा नियंत्रण वाली भूमि को उसके वास्तविक मालिकों को वापस दिलाना, विश्वास का पुनर्निर्माण करने तथा मेल मिलाप को बढ़ावा देने में सहायक हो सकता है। अब यहाँ पर बात कर रही है समावेशी शासन की आवश्यकता है। ठीक है ना, इसका समाधान कैसे हो सकता है, समावेशी शासन के माध्यम से भी हो सकता है। ठीक है, तो उसी के बारे में देखेंगे। समावेशी शासन, सभी निर्जातीय समूहों के अधिकारों और आकांक्षाओं का सम्मान करने वाले समावेशी शासन को बढ़ावा देना आवश्यक है। इसमें राष्ट्रीय निर्णय प्रक्रिया में तमिलों की सार्थक भागीदारी शामिल है। फिर बोल रहा है कि और समस्या का समाधान कैसे हो सकता है, आर्थिक विकास आवश्यक है। ठीक है, आर्थिक विकास, सभी समुदायों को लाभ पहुंचाने वाला समतापूर्ण आर्थिक विकास शिकायतों को कम कर सकता है तथा सामाजिक
सामंजस्य को बढ़ावा दे सकता है। तमिल बहुल क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढांचे में निवेश महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब सांस्कृतिक मान्यता देना होगा इनको। ठीक है, तो वो भी एक समस्या का समाधान का रास्ता है। तो सांस्कृतिक मान्यता, आधिकारिक संचार और शिक्षा में तमिल के उपयोग सहित सांस्कृतिक और भाषाई अधिकारों को बढ़ावा देने से तमिल पहचान को संरक्षित करने एवं अपनेपन की भावना को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। ठीक है, अब अंतर्राष्ट्रीय संबंध देखेंगे भारत और श्रीलंका के मध्य क्या है। ठीक है, इससे संबंधित। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय समर्थन। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के बाद बात भी कह रहा है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय समर्थन कैसे होना चाहिए। ठीक है, तो भारत सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को श्रीलंका के सुलभ प्रयासों का समर्थन करने की भूमिका निभानी है। मतलब जितने भी, भारत को तो निभाने और बाकी जो देश है उनको भी क्या करना चाहिए कि श्रीलंका के सुलह प्रयासों का समर्थन करने में अपना अपना भूमिका निभाना चाहिए, कह रहा है। ठीक है, अब राजनयिक सहभागिता, विकास सहायता और संक्रमणकालीन न्याय तंत्र के लिए समर्थन स्थायी शांति में योगदान दे सकते हैं। चलिए, इसका निष्कर्ष क्या है। चलिए, श्रीलंका की निर्जातीय समस्या के समाधान के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो ऐतिहासिक शिकायतों का समाधान करे, राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करे और समावेशी शासन को बढ़ावा दे तथा आर्थिक विकास को प्रोत्साहन दे। ठीक है, हालांकि श्रीलंका की निर्जातीय समस्या को हल करने का रास्ता जटिल बना हुआ है और इसके लिए निरंतर वार्ता और सहयोग की आवश्यकता है। क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने में 13वें संशोधन के कार्यान्वयन के लिए मध्यस्थ और अधिवक्ता के रूप में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इस प्रकार से दोनों अगर मिलकर के आगे बढ़े तो इन समस्याओं के समाधान के साथ साथ आपसी संबंध भी मजबूत और सुदृढ़ होंगे। ठीक है, तो देखिए ये जो टॉपिक्स हमने पढ़ा वो श्रीलंका और भारत के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसको जो है एक महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में हम लोग मेंस जब भारत और श्रीलंका के संबंधों से संबंधित जो क्वेश्चन आएंगे वहाँ पर हम लोग इसको मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी है। ठीक है, जो काफ़ी समय से वहाँ पर चल रहा है और मेन कारण है जो वहाँ आतंकवाद और उग्रवाद का जो समस्या था उसका समाधान का यही एक रास्ता है। ठीक है, चलिए तो चलते हैं आप दूसरे टॉपिक्स पे फ्रेंड्स। आर्थिक सर्वेक्षण, भारत का कार्यबल AI के प्रति असुरक्षित है। ठीक है, देखिए यह अर्थव्यवस्था और साइंस टेक दोनों से संबंधित है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में मजबूत संस्थानों के निर्माण का आह्वान किया गया है, जो श्रमिकों के मध्यम और उच्च कुशल रोजगार में स्थानांतरित करने में सहायता कर सकते हैं, जहां AI उन्हें बदलने के बजाय उनके प्रयासों को बढ़ा सकता है। ठीक है, चलिए प्रमुख विशेषताएं क्या है यहाँ पे। तो देखिए, कार्य का भविष्य संवर्धित बुद्धिमत्ता के आसपास घूमता है, जहां कार्यबल मानव और मशीन दोनों क्षमताओं को एकीकृत करता है। अपनी युवा, गतिशील एवं तकनीक प्रेमी जनसंख्या का लाभ उठाकर भारत में ऐसा कार्यबल तैयार करने की क्षमता है जो अपने कार्य और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए AI का उपयोग कर सकता है। अब किस किस चीज़ में कर सकता है, तो गुणवत्ता बढ़ाने में। ठीक है, तो गुणवत्ता बढ़ाना, भारत की रोजगार संबंधी चुनौती संख्या की नहीं है बल्कि कार्यबल की समग्र गुणवत्ता बढ़ाने की भी है। ठीक है, यानी कौशल विकास बढ़ाने की आवश्यकता यहाँ पर बोल रहा है। ठीक है, सेवा उन्मुख अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, सेवा उन्मुख अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था अत्यंत सीमा तक सेवा उन्मुख अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तथा इसके IT कार्यबल का एक महत्वपूर्ण भाग कम मूल्य वर्धित सेवाओं में लगा हुआ है। ठीक है, ये भूमिका विशेष रूप से स्वचालन के प्रति संवेदनशील है तथा जनसंख्या का एक बड़ा भाग अपनी आजीविका के लिए इन रोजगारों पर निर्भर है। अब चुनौती क्या है, चुनौती यह सुनिश्चित करने में है कि AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लाभ कार्यबल विशेष रूप से कमजोर स्थिति वाले लोगों की कीमत पर न आए। ठीक है, अब उठाए जाने वाले कदम क्या क्या हैं इसमें। इसके तहत सर्वेक्षण में इस परिवर्तन के लिए आवश्यक 3 प्रकार के संस्थाओं की पहचान की गई है। पहला बोला सक्षम संस्था है, दूसरा बीमा संस्था है और तीसरा प्रबंधन संस्था है। ठीक है, ये संस्थाएं कार्यबल को कुशल बनाने में सहायता करेंगी, उन्हें मध्यम और उच्च कौशल वाली रोजगारों के लिए तैयार करेंगे, जहां AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनकी क्षमताओं को बढ़ा सकता है, न कि उनका स्थान ले सकता है। सक्षम संस्थाओं को शामिल करते हुए सामाजिक अवसंरचना, मध्यम और उच्च कौशल वाली रोजगारों के लिए कार्यबल को आगे बढ़ाने में सहायता के लिए संस्थानों एवं प्रबंधन संस्थानों का बीमा करना। ठीक है, इसलिए भारत को सरकार, निजी क्षेत्र और शिक्षा जगत के बीच त्रिपक्षीय समझौते के माध्यम से मजबूत संस्थानों के निर्माण की प्रक्रिया में तेजी लानी होगी। अब चुनौतियाँ क्या क्या है उसको भी देखेंगे। देखिए AI से संबंधित क्या क्या चुनौतियाँ हैं, तो देखिए व्यावहारिकता और विश्वसनीयता मुख्य मुद्दे हैं जिन पर डेवलपर्स को ध्यान देने की आवश्यकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को स्केलिंग के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की भी आवश्यकता होती है, जिसके निर्माण में समय लगता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडलों को
प्रदर्शन से समझौता किए बिना दक्षता में वृद्धि को लक्ष्य बनाना होगा। आगे सुझाव क्या क्या है देख लेते हैं। नीति निर्माताओं को नवाचार और सामाजिक लागत के बीच संतुलन बनाना होगा, क्योंकि श्रम बाजार में एआई से प्रेरित बदलावों के दीर्घकालिक प्रभाव हो सकते हैं। कॉरपोरेट क्षेत्र की जिम्मेदारी से काम करना चाहिए, ठीक है ना। बोला कॉरपोरेट क्षेत्र को जिम्मेदारी से काम करना चाहिए तथा भारत की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशीलता के साथ एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत करनी चाहिए। सरकार और निजी क्षेत्र और शिक्षा जगत के बीच सहयोगात्मक प्रयास आवश्यक है, ठीक है ना। आगे की राह क्या है तो देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अभी अपने आरंभिक चरण में है, भारत को चुनौतियों से निपटने, अपने नींव को मजबूत करने और देशव्यापी संस्थान प्रतिक्रिया जुटाने का अवसर प्रदान करता है, ठीक है। और जैसे डीपसीक जैसे चुनौतियों से भी निपटने में महत्वपूर्ण योगदान करेगा, ठीक है। देश की मुख्यतः सेवा संचालित अर्थव्यवस्था तथा इसकी युवा एवं गतिशील जनसंख्या उभरती प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने के लिए उपजाऊ जमीन प्रदान करती है, ठीक है, मतलब क्षेत्र प्रदान करती है। चूँकि भारत एआई क्रांति के बिंदु पर खड़ा है, आर्थिक सर्वेक्षण नीति निर्माताओं से नवाचार को बढ़ावा देने और सामाजिक लागतों को संबोधित करने के मध्य संतुलन बनाने का आग्रह करता है, ठीक है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। कल फिर हम सेम समय पर नए फ्लेवर और नए फ्लेवर के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे फ्रेंड्स। तब तक के लिए गुड नाइट, सबका खैर फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।